Hey guys, welcome to Edu Today, and first of all, very warm welcome to Edu Today YouTube channel. And I bring another video of English grammar, which is gonna very beneficial for your upcoming exams like that NDA, CDS, FCAT, SSC. And if you haven't joined us on Telegram, you can join us. You must join, not can, but you must join. There you will get PDF note, handwritten notes, and important stuff for your upcoming exams. And you haven't followed us on Instagram, you can follow us by this username, that is defense_baba. And you have any suggestion, query, and you just need any guidance related to the defense exam, you can just ping me on 8532949980. This is WhatsApp. Don't call, just drop a text. As soon as possible I will reply to your query. Before I start the session, let me introduce myself. That's what I have done. I cracked NDA, CDS, FCAT in the multiple times, and I got All India rank 238 on GATE 2019, and I have published 2 research papers regarding with the 2 differential equations. One is Volterra equation, other is differential equations. So let's start the session. I think जो हम कर चुके थे वो हम कर चुके थे, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करने वाले थे, आई थिंक, एज फार एज रिमेम्बर. यस, देखो अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कोई कर रहा होता है. हम ये कहते हैं कि सपोज मैं आपको एक लाइन से समझाता हूँ. देखो जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ये आपका प्रेजेंट टेंस है ना, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, ये आपका पास्ट टेंस है, ये आपका फ्यूचर है. ओके, तो अब हम कहते हैं कि अब हम क्या कह रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है कि जो काम फ्यूचर में कर रहा होगा, देखो कर रहा होगा, कर रहा होगा, है ना, जो चीज फ्यूचर में जाके हो रही होगी, तो उसके बारे में हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में. जो क्या होगा, फ्यूचर में जाके हो रही होगी, वो क्या कहलाएगी, वो किस में आएगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में. लाइक सपोज आई एम आस्किंग यू, सपोज मैं कह रहा हूं कि कल आप सपोज मान के चलते हैं, कल आपका प्लान है कि आप 2 बजे क्या करोगे, 2 PM पे आप पढ़ाई करोगे, ठीक है. आप क्या करोगे, स्टडी करोगे. तो मैंने पूछा कल आप 2 बजे क्या करोगे आप, तो देखो मैं कल की बात कर रहा हूँ, मतलब अपकमिंग टाइम की बात कर रहा हूँ कि कल आफ्टरनून, मतलब टुमारो जो आफ्टरनून होगा 2 बजे, आप उसमें क्या करोगे, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा. उस समय 2 बजे आप क्या कर रहे होगे, मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, ये कह रहे हो आप. तो मतलब फ्यूचर में जो काम कर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ऐसे कुछ जो आएंगे, जब आप सेंस में क्रिएट करोगे तो रहा होगा, रहा ही, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह का सेंस आएगा, तो वो किस में आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है. लेकिन यहाँ पे मैं आपके सेंस पे काम कराने की कोशिश करूंगा, तो अभी हम उस पर और चीजें भी समझेंगे. बस अभी तक मैंने आपको इतना बोला कि जो भी काम क्या होगा, फ्यूचर में हो रहा होगा, है ना, या कर रहा होगा, या रही होगी, या रहे होंगे, इस तरह का सेंस आएगा, तो वो किस में आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में. अब देख लेते हैं. दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर. जो क्या करता है, फ्यूचर में प्रोग्रेस में रहता है, मतलब चल रहा रहता है फ्यूचर में भी. द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, अब इसमें क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए हमेशा सेम रहता है. सिंगुलर और प्लूरल का सेम रहता है बिकॉज आई टोल्ड यू दैट, मैंने आपको बताया था कि पहले हम शैल का यूज करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हमने शैल को खत्म करके अब क्या करते हैं, सिर्फ विल का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं. तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, विल के साथ आप क्या लगाओगे, विल बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म लगेगी. ठीक है, तो आपको याद रखना है, विल के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा. किसमें, कॉन्टिन्यूस टेंस में. कॉन्टिन्यूस टेंस में विल के साथ बी लगेगा, फिर वर्ब की ING फॉर्म. तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स देख लेते हैं. देखो, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जैसे सी विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, वो कल क्या कर रही होगी, खाना बना रही होगी. ठीक है, इस समय पे वो क्या कर रही होगी, खाना बना रही होगी. ठीक है, यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाना है तो सी विल नॉट बी. देखो अब मैंने आपको बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब 3 चीजों से मिलके बनी हो, तो हमेशा पहली वाली, जैसे सपोज यहाँ पे विल है, बी है
और वर्ब के आईएनजी फॉर्म में। यहाँ पे 3 देखो, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं मेरे पास। तो हमेशा जब भी नॉट नेगेटिव लगाना है तो वो पहले के बाद आएगा। सपोज 1, 2 और 3 चीजें मिलके आपकी वर्ब बन रही है, कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बन रही है। तो जब भी नेगेटिव चीजें आपको जोड़नी है या कोई चीज जोड़नी है तो वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही आएगी। अगर 2 चीजों के उसमें बन रही है तो मेन वर्ब से पहले आएगी, फर्स्ट के बाद आएगी। 3 चीजों में बन रही है तो फर्स्ट और सेकंड के उसमें बीच में आएगी, ठीक है ना। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे नॉट क्या आ गया, विल के बाद, तो विल नॉट बी, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, वो कल खाना, इस समय खाना नहीं बना रही होगी। तो समझ गए होंगे आप। इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते हैं, तो विल पहले आ गया, सब्जेक्ट प्लस बी बाद में आ गया, मेन की वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस इंट्रोगेटिव। मतलब इंट्रोगेटिव में हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब लगती है आपकी, ओके। तो आपको याद रखना है। उसी तरह यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। मैंने कहा था बी जब हेल्पिंग वर्ब 3 चीजें बन रही है तो बी विल से पहले आएगा। या तो आप इस नॉट को इस तरह से भी वांट कर सकते हो, ठीक है ना, वांट लिख के वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी लिख लीजिए, बट इट शुड बी ऑन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए ये, ठीक है, तब जाके हम इसको वांट करेंगे। अदरवाइज आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड शुड पुट क्वेश्चन मार्क। तो विल शी नॉट बी कुकिंग फूड, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या वो इस समय खाना नहीं बना रही होगी। यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया गया है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन की कुछ हम चीज़ें समझते हैं क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत जरूरी है जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं अनुज विल बी गोइंग टू अमेरिका टुमारो, अनुज इज गोइंग टू अमेरिका टुमारो। ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। हम दोनों को चीज़ को कह सकते हैं, अनुज कल अमेरिका जा रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा वाली बात है, ठीक है। और यहाँ पे अनुज इज गोइंग टू जा रहा है, जा रहा है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि इन दोनों की मीनिंग भी क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया होगा पिछले वाली वीडियो में, तो उस वीडियो में मैंने कहा था, क्या कहा था, कि जब नियर एक्शंस होते हैं, नियर एक्शंस होते हैं तो आप उनको क्या कह सकते हो, किस में लेकर सकते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप उस चीज को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे विल बी गोइंग क्या है, ये भी सही है क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा। तो दोनों के दोनों सही हैं और मतलब एक ही मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन इनमें डिफरेंसेस सिर्फ इसका होता है, मैंने आपको बताया भी क्या होता है, कि जो आप क्या होता है, फिक्स्ड प्लान्ड एक्शंस रहते हैं, फिक्स्ड प्लान्ड एक्शंस, उनके बारे में देखो। श्योरिटी, आप एक चीज खुद सेंस लगाओ, क्या सेंस लगाओगे आप ये सेंस लगाओगे क्या, कि जो फ्यूचर रहता है वो कभी श्योर रहता है क्या। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो जब मैं टेंसेस सिंपल टेंस पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपके फ्यूचर की बात होती है वो श्योरिटी नहीं होती है, श्योरिटी नहीं होती है। वो हमेशा क्या रहता है, हम बोलते हैं करेगा, लेकिन वहाँ पे एक नया क्या रहता है, एक डाउट रहता है कि कर भी सकता है, ऑन द दैट पर्टिकुलर टाइम वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अभी तो हम कह रहे हैं करेगा, है ना, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ये श्योरिटी नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा, वहाँ पे श्योरिटी नहीं होती फ्यूचर टेंस में। लेकिन जब हम क्या करते हैं, फिक्स प्लान की बात कर रहे होते हैं, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब हम फिक्स प्लान की बात होती है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ले सकते हैं। अदरवाइज हम तो फ्यूचर में कोई चीज़ रहेगी तो उसे फ्यूचर में लेंगे ही लेंगे, हम तो बोलेंगे ही कि कल अनुज जा रहा होगा, तो हम अनुज विल बी गोइंग टू अमेरिका टुमारो। तो यहाँ पे क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि वो कल जा रहा है, होगा, लेकिन यहाँ पे एक श्योरिटी नहीं रहती। लेकिन जब हम फिक्स प्लान रहते हैं, प्री प्लान रहते हैं, तो उसको हम किस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, दोनों एक मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन बस सिर्फ बात किसकी रह जाती है, प्लान्ड एक्शंस की रहती है। अगर प्लान्ड एक्शंस नहीं होता तो आप उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना, आप उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते थे, ठीक है। बाकी दोनों के दोनों सही हैं, गलत नहीं है। The Doon Express will leave Delhi platform at 9 PM. जो दून एक्सप्रेस है वो दिल्ली प्लेटफॉर्म जो है ना, वो क्या करेगी, लीव करेगी 9 बजे। तो यहाँ पे गलती क्या है बताओ, गलती ये है कि यहाँ पे एक हमेशा ट्रेन है, देखो ट्रेन है, और ट्रेन क्या करती है, ट्रेन का क्या काम होता है, एकदम परफेक्ट उसका जो प्लान्ड एक्शंस रहता है,
रैंड एक्शन होता है। या फिर क्या, जब हम ट्रेन की बात कर रहे होते हैं दोस्तों, ट्रेन की बात होती है तो हमेशा क्या रहता है, एक टाइम टेबल रहता है, इसका टाइम टेबल रहता है। और टाइम टेबल मतलब एक रेगुलर एक्शन। तो क्या बताया था रेगुलर एक्शन में? रेगुलर एक्शन बताया था कि हम उसे किस में लिखे जाते हैं, कभी भी रेगुलर एक्शन तो उसे हम सिंपल टेंस में ही लिखे जाती है, सिंपल टेंस में लिखी जाती है। तो यहाँ पे विल लीव नहीं होगा, क्या होगा, लीव। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, दून एक्सप्रेस क्या है, एक ट्रेन है, तो यहाँ पे आएगा लीव्स। द दून एक्सप्रेस लीव्स दिल्ली प्लेटफॉर्म एट 9 PM। तो कभी कभार हमको इस तरह से ही सेंस लाना है कि ऐसे नहीं कि हम सिरे क्या कर रहे हैं, कूद पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हमें दिख रही है, अच्छा ये हम क्या कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस में हम क्या कर देंगे, उसी के पर्पज से सोचेंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी है। एट दिस मोमेंट एट द टाइम टुमारो मतलब कल इसी समय, आई अ मूवी, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, विल वॉच, हैड वॉच, विल हैव वॉच या विल बी वॉचिंग, इन चारों ऑप्शन में है। तो विल वॉच एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है ना, मैं इस समय मूवी देखेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, मूवी देखेगा, तो यहाँ पे मूवी देखेगा तो नहीं बोलोगे, यहाँ पे क्या है, देखो कम्युनिकेशन स्किल में तो बोलोगे आई विल वॉच मूवी बाय एट द टाइम टुमारो, आई विल वॉच अ मूवी। तो ये बिल्कुल कम्युनिकेशन में सही है, लेकिन इसे ना कम्युनिकेशन के लिए तो बिल्कुल सही है, ये कम्युनिकेशन में बोला भी जाता है, लेकिन हम अभी ग्रामर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन के लिए तो बिल्कुल सही है ये कि आप विल वॉच अ मूवी बोल सकते हो, लेकिन हम जब ग्रामर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट चलना होता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन के लिए सही है कि हम इसे बोल दें विल वॉच। तो बाय द टाइम टुमारो, कल मैं एक क्या देखेगा, मतलब एक मूवी देख रहा होगा, तो हम कहना क्या चाहते हैं कि इसी समय पे क्या एक मूवी देख रहा होऊंगा, ठीक है ना। तो हैड वॉच भी नहीं आएगा, क्योंकि हैड वॉच तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, वो आपको बाद में समझेंगे। विल वॉच कम्युनिकेशन में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम देख रहा होऊंगा, तो ये कहना क्या चाहता है, देख रहा होऊंगा या देखेगा, मैं मूवी देखेगा या मैं मूवी देख रहा होऊंगा, ये कहना चाहता है कि मैं इस समय पे मूवी देख रहा होऊंगा। तो विल वॉच नहीं लिखेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया गाग का सेन होता है कि मैं जाए, मतलब जैसे मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा, तो मैं देखूंगा नहीं, मैं देख रहा हूँगा, ये कहना चाहते हैं कि इस समय पे मैं एक मूवी देख रहा हूँगा। एट द टाइम, देखो यहाँ पे एट द टाइम, तो एट क्या है, एक प्रीपोजिशन होता है जो क्या करता है, एक फिक्स्ड एक्शन के, देखो फिक्स्ड होता है ये, मतलब एक छोटे से स्पैन ऑफ टाइम के लिए ये क्या होता है, फिक्स्ड टाइम बताता है हमारे एट, ठीक है। तो ये एक फिक्स टाइम रहता है, इसको ध्यान रखना, आगे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, अभी बता रहा हूँ। ये एक प्रीपोजिशन होता है जो क्या होता है, फिक्स्ड होता है और एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम के बारे में हमें बताता है। तो विल हैव वॉच्ड कब लगता है, जब क्या होता है, विल हैव जो ना देख चुका होऊंगा, ये चुका होऊंगा में आता है कि मैं मूवी देख चुका हूँगा। एट द टाइम टुमारो आई विल हैव वॉच मतलब इस समय पे मैं मूवी देख चुका हूँगा, लेकिन हमारे बात क्या हो रही है, एक फिक्स टाइम के बारे में बता रहा है ना। तो ये क्या कह रहा है, उस फिक्स टाइम पे मैं क्या करूँगा, मूवी देख रहा हूँगा, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, विल बी वॉचिंग। यहाँ पे डाउटफुल होने के लिए ये हो सकता है कि विल हैव वॉच्ड या विल बी वॉचिंग में ही हमें डाउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं एट द टाइम टुमारो आई विल हैव वॉच्ड अ मूवी, मतलब मैं मूवी देख चुका हूँगा। लेकिन यहाँ पे एट है ना, जो वो एक फिक्स प्रोपोजिशन ऑफ टाइम है, ये क्या कह रहा है कि उस समय पर्टिकुलर टाइम के बारे में बता रहा है कि मैं उस समय क्या करूँगा, मूवी देख रहा हूँगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, अभी देखो जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लेंगे ना, तो वहाँ पे या फ्यूचर परफेक्ट पढ़ लेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी हमने समझा नहीं है कि फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, इसलिए इसको ज़्यादा यहाँ पे अपने कंफ्यूज ना करके हम यहीं पे समझेंगे कि ये बोलना चाहता है कि एट द टाइम टुमारो मतलब कल इस समय पे मैं मूवी देख रहा हूँगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, विल बी वॉचिंग अ मूवी। ओके गाइस, होप सो आपको क्लियर आ गया होगा, थोड़ी बहुत बातें समझ गए होंगे। अब सीधे क्या करते हैं, हम परफेक्ट में चलते हैं, जो परफेक्ट टेंस आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है गाइस, जो रिसेंटली एक्शंस होते हैं, देखो रिसेंटली एक्शंस होते हैं जो वो खत्म होते हैं, मतलब जैसे रिसेंटली एक्शंस को आपने क्या किया है, खत्म कर दिया। जैसे बोलते हैं ना कि मैं ये काम कर चुका हूँ, तो मतलब क्या होता है,
जो रिसेंटली एक्शन होते हैं थोड़ी देर पहले खत्म होते हैं, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हम क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले जो खत्म होते हैं उनको हम लिए जाते हैं परफेक्ट टेंस में। ठीक है, उनको किन में लिया जाता है, हमको परफेक्ट टेंस में, मतलब वो क्या है, अभी रिसेंटली खत्म हुए हैं। ठीक है ना, उनको ज़्यादा टाइम या ज़्यादा ड्यूरिंग, मतलब जो टाइम है वो नहीं हुआ है। ठीक है, उनको बोला जाता है परफेक्ट टेंस में। तो अब देखते हैं, द टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दोज एक्शन हैव बीन फिनिश्ड रिसेंटली। देखो थोड़े ही समय पहले खत्म हुए हैं और ज़्यादा टाइम उनको खत्म हुए नहीं है हुआ है। ठीक है ना, सपोज मुझसे पूछा जाए, मैं इस वीडियो को खत्म कर दूं और मैं इसको अपलोड कर दूं, तो मुझसे पूछा जाए कि आपने इसको बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा, अभी रिसेंटली मैंने बनाई, तो आई हैव मेड अ वीडियो रिसेंटली। मैं बोलूँगा आई हैव मेड अ वीडियो रिसेंटली, मैंने अभी अभी काम किया, तो यहाँ पे हैव का यूज होगा। ठीक है ना, तो इसको सिंगुलर में क्या होता है, एक चीज़ याद रखेंगे, सिंगुलर्स के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर के लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और अगर हम प्लूरल की बात करें तो उसके मतलब हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और हैज़ हैव दोनों के बाद क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आइए जरा इसके कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो शी हैज बॉट अ हाउस, उसने एक घर खरीदा, ये चुका है वाला सीन होता है। ठीक है ना, चुका है मतलब कर चुका है, उसने अब एक हाउस क्या है, खरीदा है, खरीदा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा शी बॉट अ हाउस, उसने अभी अभी खरीदा है। सेंस क्या आ रहा है कि उसने अभी अभी वो काम किया है, उसने अभी रिसेंटली खरीदा है वो घर। ठीक है ना, सी हैज़ नॉट बॉट हाउस, उसने अभी अभी एक घर नहीं खरीदा है। शी बॉट अ हाउस, क्या उसने एक घर खरीद चुका है। तो इस तरह के जो सेंस आते हैं, ये क्या हो गया, एक हमारा इंट्रोगेटिव हो गया जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो हैज शी बॉट अ हाउस, क्या उसने अभी एक घर खरीद चुका है। ठीक है ना, हैज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर वर्ब किससे बनती है, दो से बनती है। जैसे यहाँ पे हैज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो नॉट हमेशा इनके बीच में लगेगा। तो जैसे सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। हैज शी नॉट बॉट अ हाउस, क्या उसने एक घर नहीं खरीदा। ओके, उसी तरह प्लूरल के लिए यहाँ पे हैव आ जाता है, हैज की जगह प्लूरल में हम हैव का यूज करते हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुके हैं। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर, उन्होंने अपना काम अभी तक नहीं खत्म कर चुके हैं। ठीक है, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या वो अपना काम कंप्लीट कर खत्म कर चुके हैं, क्या उन्होंने अपना काम अभी तक खत्म नहीं कर किया है। तो इस तरह का जो आपके आता है वो क्या होता है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका मतलब बस यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि जो काम रिसेंटली किया जाता है। आपको अपना सेंस लगाना है कि जो काम रिसेंटली होता है वही क्या होता है। आई को हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आई होता जो है वो प्लूरल होता है, लेकिन सिर्फ पास्ट टेंस में आई के साथ हम क्या करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई के साथ यहाँ पे क्या लग रहा है, हैव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल होता है, आई हमेशा प्लूरल होता है। आई हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट, मैं अपना असाइनमेंट कर चुका हूँ। ठीक है ना, तो अभी इसका यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है ये। ठीक है, तो शो द एक्शन दैट हैज जस्ट एंडेड, अभी अभी जो खत्म होते हैं। जैसे आई हैव रिटन लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूँ। ठीक है ना, मतलब वो काम अभी अभी खत्म किया है कि मैंने एक लेटर लिख दिया। तो मैंने जैसे सिंपल बोलो ना, एक लेटर लिख दिया, तो उसका मतलब वो काम मैंने अभी खत्म किया है। तो आई हैव रिटन लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूँ। ईशान हैज़ गॉन टू मुंबई, मुंबई जा चुका है, तो ये मुंबई जा चुका है मतलब अभी रिसेंटली गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन दिस सेंटेंस कंसिस्ट द फॉलोइंग, दिस दैट दिस इज इट इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस्ट वर्स्ट। ठीक है ना, तो इन सेंटेंसों में भी आते हैं दिस इज द वर्स्ट नोवेल आई हैव एवर रेड। तो जब यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस बनते हैं तो यहाँ पे भी इनका यूज होता है। ये मतलब कहने का मतलब है कि वो ये वर्स्ट नोवेल है जो मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ। तो देखो खुद सेंस लगाओगे तो आपका इट इज़ द बेस्ट बुक, ये सबसे अच्छी बुक है दैट आई हैव रीड, मतलब अभी तक जितनी बुकें पढ़ चुका हूँ उसमें से ये बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि आप आगे भी तो पढ़ोगे जो बुक, तो यहाँ पे बोले इट इज़ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। टू शो द सेंटेंसेज विच हैव द फॉलोइंग वर्ड, कुछ सेंटेंसेज अच्छे जहाँ पे आपको ये दिखने के लिए मिल जाए तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे भी आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। ऑलरेडी,
रिसेंटली, जस्ट नाउ, जस्ट, एवर, लेटली, लेटली आपको मिल जाए, ठीक है, एवर मिल जाए। यट याद रखना, यट और एज यट, कहीं पे भी यट और एज यट हो जाए तो वहां पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होना ही होना, याद रखना बस इस बात को। यट कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाए तो वहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना ही लगाना है। इसका मतलब होना है अभी तक, और ये वैसे एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जैसे यू हैव नॉट डन दिस वर्क यट, अभी तक तुमने ये काम नहीं किया है, तो यट हमें बेसिकली वहां लगता है जहाँ पे नेगेटिव होता है। लेकिन जहाँ पे आपको यट मिल जाए तो वहां पे आपको समझना है क्या, कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, मतलब हैज हैव आपको देखना है, ठीक है ना। जैसे आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच, मैं अपना खाना ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। हैव यू एवर बीन इन लंडन, क्या आप लंदन में रह चुके हो या आप लंदन जा चुके हो, ठीक है ना, बेसिकली, ठीक है ना। हैव यू एवर बीन इन लंदन मतलब आप लंदन जा चुके हो, ठीक है, या रह चुके हो, ठीक है। तो याद रखना है, इस तरह से क्या बोल सकते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। जनरली द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डू नॉट टेक एन एडवर्ब ऑफ पास्ट ऑफ टाइम। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगी, अगर टाइम मेंशन होता है जैसे यस्टरडे, टुडे, है ना, कोई 2008, तो वहां पे कभी भी आप हैज हैव का यूज नहीं करोगे। जैसे देखो, आई हैव सीन अमित यस्टरडे, मैंने मतलब जो अमित था उसको कल देखा था, मैंने अमित को क्या देखा था, कल देखा था। तो यहाँ पे यस्टरडे क्या, एक ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो ये हम इसको नहीं लिखते हैं। तो देखो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, चलो फिर से आपको एक चीज समझाता हूँ, देखो लाइन से समझना, ठीक है। तो देखो ये मैंने बनाई थी यहाँ पे, तो ये आपका पास्ट टेंस हो गया, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, और ये आपका फ्यूचर हो गया। तो जो रिसेंटली पास्ट में जाता है वो क्या हो जाता है, जो रिसेंटली पास्ट में जाता है वो क्या होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। और जो पास्ट के पास्ट में भी चल जाता है, पास्ट के पास्ट में जाता है वो होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान रखना क्योंकि हमें अभी पास्ट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो जब भी टाइम आगे यहाँ पे क्या आ गया, आई हैव सीन, तो जब भी कभी टाइम आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखा जाएगा। तो उसे हमने, देखो हम ये बोलते हैं कि हमने किसको, अमित को देख चुका, मैंने अमित को कल देख चुका था, तो इस ये बोलोगे आप, या ये बोलोगे कि मैंने अमित को देखा था। तो जब अमित को देखा था, जब यहाँ पे आप बोल रहे हो मैंने अमित को कल देखा था, तो यहाँ पे चुका वाला सेंस नहीं आ रहा है, मैंने अमित को देखा था। तो जब भी इस तरह से क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन किया जाता है, तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में ना लिख के किसमें, सिंपल पास्ट में लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, मैंने बोलूंगा आई शॉ अमित यस्टरडे, मैंने अमित को क्या किया, अमित को कल देखा था। तो इसे हम सिंपल पास्ट में ले जा देंगे, क्योंकि लाइन मैंने आपको बताया ना ये पास्ट में चलता है, तो पास्ट में चलता है तो प्रेजेंट में तो आएगा नहीं, इसे हमारा वॉज में ही जाएगा, या वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएगा, या वॉज वर्ब में जाएगा। तो होप सो आपको मेरी बात समझ आएगी कि जब भी टाइम दिया गया हो तो आपको याद रखना है। अनुज हैज सेंड द पीडीएफ नोट्स इन टेलीग्राम चैनल, अनुज टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, उनको टेलीग्राम पे क्या कर चुका है, सेंड कर चुका है। तो इसमें कोई गलती है नहीं, हैज क्या है, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सेंड हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और सेंड का क्या होता है, थर्ड फॉर्म ही सेंड होती है। द पीडीएफ नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल, जो कि बिल्कुल सही है, भेज चुका है। अनुज हैज सेंड द पीडीएफ नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल यस्टरडे, वो कल उसने क्या किया, भेज चुका था। तो ये नहीं बोले, हम बोलेंगे कल भेज दिया था, है ना, भेज दिए थे। तो ये बोलना चाहते हैं कि अनुज ने कल पीडीएफ नोट्स भेज दिए थे, या ये बोलेंगे कि भेज चुका था कल। तो इस तरह से तो बोलेंगे नहीं हम। तो यहाँ पे जब हम सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे यस्टरडे, जब भी मैंने बोला यस्टरडे के साथ अब आप क्या होता है, टाइम मेंशन हो, तो यहाँ पे टाइम मेंशन क्या है, यस्टरडे। तो कभी भी हम हैज सेंट मतलब पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में ना ले जाकर सिंपल पास्ट में, तो लिखेंगे अनुज सेंट द पीडीएफ नोट्स ऑन टेलीग्राम चैनल यस्टरडे, इन द टेलीग्राम चैनल यस्टरडे, कल भेज चुका था। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, अ फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले, द बीजेपी गवर्नमेंट हैज रिवाइव्ड द इकोनॉमी। तो कुछ महीने पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इकोनॉमी थी उसे क्या किया, रिवाइव मतलब होता है जिंदा, दोबारा पुनः वो करना, जीवित करना मतलब, ठीक है ना, पुनः जीवित करना।
तो रिवाइव उन्होंने क्या किया, रिवाइव जो इकोनॉमी थी उसको पुनर्जीवित किया। तो यहाँ पे हमने कहा कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो उसने टाइम हमेशा आपको पीछे नहीं मिलेगा, अपने साथ गेम मत खेलना। देखो आपके साथ क्या करेगा, एग्जामिनर आपके साथ गेम भी खेलेगा, वो टाइम को पहले लिख के टाइम को पहले दे दिया, अ फ्यू मिनट्स अगो इट्स ऑल्सो टाइम। तो टाइम के साथ कभी भी हम उसका यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, अ फ्यू मंथ एगो द बीजेपी गवर्नमेंट रिवाइव्ड द इकोनॉमी। उन्होंने पिछले कुछ महीने मतलब कुछ महीने पहले उन्होंने इकोनॉमी को क्या किया, पुनर्जीवित किया, मतलब उसको उठाया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, टाइम जरूरी नहीं हमेशा आपको लास्ट में मिले, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या बोल रहा है हमारा जो सेंटेंस हमको दिया गया। द चाइना हैज ग्रैपल्ड विद मैनी चैलेंजेस इन 2019। उनको मतलब बहुत सारे चैलेंजेस ने क्या किया, चाइना को जकड़ लिया। और वी हैव सीन दैट, हमने क्या देखा अभी कि चाइना, वी हैव सीन दैट कि हमें कोविड-19, हंटा वायरस, अभी रिसेंटली स्वाइन फीवर वायरस भी आया है, स्वाइन फीवर फ्लू भी आया है। तो वो क्या है, मैनी चैलेंजेस हैं जो ऑल्सो क्या कर रहे हैं, ग्रैपल कर रहे हैं। ग्रैपल मतलब जकड़ लेना, ठीक है ना, जकड़ लेना किसी चीज को अपने, जैसे आप क्लैप्स कर लेते हो ना, जकड़ना, वो ये। तो चाइना हैज ग्रैपल्ड विद मैनी चैलेंजेस इन 2019 में चाइना को बहुत सारी क्या किया है, चैलेंजेस ने क्या जकड़ लिया। तो यहाँ पे विद मैनी चैलेंजेस 2019, यहाँ पे क्या हमें टाइम दिया गया है, टाइम मेंशन है। तो टाइम मेंशन है तो क्या हैज आएगा, नहीं, हैज नहीं लगाना। तो चाइना ग्रैपल्ड विद मैनी चैलेंजेस इन 2019। तो 2019 में उसको बहुत सारे चैलेंज क्या जकड़ लिया। तो कभी जब भी टाइम मेंशन होता है हमें याद रखना है, टाइम मेंशन अगर आपको दिया है तो हमें पास्ट सिंबल का यूज करना है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करना है, ठीक है ना, याद रखना। अब आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड्स देखते हैं। द एमसीडी हैज सेंड ऑल द फेरल डॉग्स टू द नियर बाय एरिया। जितने भी एमसीडी थे उसने जो भी फेरल डॉग्स थे उनको क्या किया गया, नियर एरिया में भेज दिया। तो यहाँ पे देखो यस्टरडे टाइम दिया हुआ है तो हैज सेंट आएगा, हैज सेंड आएगा नहीं, हैज तो गलत हो जाएगा, आपको पता है हैज नहीं लगाना। लेकिन अभी भी क्या गलती है, देखो जब अभी गलती है तो हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है जो कि सेंट होगी, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट में ले आनी है हमें। द सर्वेंट हैज हैंग्ड द क्लॉक ऑन द वॉल रिसेंटली। रिसेंटली से मुझे पता चला कि ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट के ही बारे में बात हो रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैं जानता हूँ कि मुझे क्या यूज करना है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए। तो सर्वेंट क्या है, सिंगुलर है तो हैज ही लगेगा, जो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हैंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो बिल्कुल सही है। द क्लॉक ऑन द वॉल रिसेंटली। अब एक चीज देखो, क्या भी गलती है, तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी भी क्या है, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलती है। क्यों गलती है, क्योंकि यहाँ पे देखो हैंग्ड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, देखो हैंग्ड मतलब होता है, हैंग मतलब होता है फांसी पर लटकाना, ठीक है, और हंग मतलब होता है हंग आपको पढ़ाया बच्चा, तो मैंने पढ़ाया था आपको, एक होता है फांसी पर लटकाना और दूसरा क्या होता है आपको दीवार पर टांगना, दीवार पर टांगना। तो यहाँ पे हैंग्ड होता है ना, जो वो होता है क्या, फांसी पर होता है हैंग्ड, और यहाँ पे हंग्ड जो होगा वो होगा दीवार पर टांगना। तो जो अब क्या कह रहे थे, क्लॉक को क्या फांसी लटकाते हो या दीवार पे आप क्या करते हो, टांगते हो। तो यहाँ पे जो टांगने का सेंस आएगा तो हैंग्ड नहीं होगा, क्या आएगा, हंग्ड आएगा। द सर्वेंट हैज hanged the clock on the wall, उसने दीवार पे टांगी। तो यहाँ पे hanged नहीं होगा, hanged मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वाली वीडियो में। तो यहाँ पे हमने उसका यूज किया है, hanged आएगा ना कि hanged आएगा। The earthquake has fallen on the town। जो earthquake आया वो इस टाउन पे है, क्या मतलब इस टाउन पे आया है, has fallen। तो रिसेंटली हम बोलते हैं आज, मतलब इसी पे क्या है, रिसेंटली आया है, मतलब कहने का मतलब हैज फॉलन ऑन द टच टाउन, मतलब अभी आया है इस जो शहर है उस पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब अर्थक्वेक हैज फॉलन ऑन द टाउन, इस अर्थक्वेक इस फॉलन में आ चुका है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉलन क्या है, सही है ये नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया जब कभी भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, नेचुरल कैलेमिटी के लिए हम फॉलन का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल करते हैं, बी फॉलन का, बी फॉलन का। तो हैज के बाद हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी तो बी फॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलन की जगह क्या आ जाएगा, बी फॉलन। द अर्थक्वेक हैज बी फॉलन ऑन दिस टाउन। जब भी कभी नेचुरल कैलेमिटीज, कोई आपदा की बात होती है तो हम फॉलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, बी फॉलन का। ओके, तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, द चाइना हैज फॉलन मैनी ट्रीज फॉर देयर मैन्युफैक्चर। अपने मैन्युफैक्चर के लिए उन्होंने बहुत सारे पेड़
गिरा चुके हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ गिरा दिए हैं। तो यहाँ पे मैनी ट्रीज फॉर देयर मैन्युफैक्चर, तो क्या सही है? देखो जो फॉर्मेट है कि उन्होंने जो काम किया है, जो हमने पढ़ा है सब्जेक्ट लगाओ, हैज लगाओ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ, ये तो हमारा फॉर्मेट है। लेकिन क्या सेंटेंस सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है ना, इसमें एक गलती है। क्या गलती है? क्योंकि जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको ध्यान होगा, यहाँ पे पेड़ गिराने की बात हो रही है कि पेड़ क्या किए हैं, उसने गिराए हैं। ठीक है, यहाँ पे गिराए हैं। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि एक होता है फॉल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी तीनों फॉर्म्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, इसका मतलब होता है गिरना। ठीक है ना, जैसे आप सीढ़ियों से गिर गए, बिल्डिंग से गिर गए। एक होता है फेल, फेल मतलब होता है गिराना, आपने चीजें गिरा दी, आपने अपना माउस गिरा दिया, आप अपना पेन गिरा दिया, तो फेल होता है। ठीक है ना, फेल, फॉल, फॉल मतलब गिरना, फेल मतलब गिराना। अब क्या क्या बोला था? बी फॉल मतलब होता है नेचुरल कैलेमिटी, ऊपर आपके ऊपर आपदा गिर गई। तो क्या आपदा गिर गई सच में आपके ऊपर? नहीं। तो आप मतलब चोट लगनी चाहिए आपदा, तो आपदा मतलब क्या होता है? नेचुरल कैलेमिटी के लिए हम बी फॉल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी तीनों फॉर्म ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फेल मतलब होता है गिरना, फेल मतलब होता है गिराना, अब बी फॉल मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटी गिर रही है। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने पेड़ गिरा दिए हैं, उनके ऊपर मतलब गिरे नहीं है पेड़, उन्होंने पेड़ गिरा दिए हैं। तो गिराने का सेंस में क्या आता है यहाँ पे? फॉलन नहीं आएगा, क्या आएगा? फेल्ड। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ दी V3 किसकी? फेल की थर्ड फॉर्म है फेल्ड। तो फेल्ड मतलब गिराना होता है। ठीक है ना, तो क्या होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जो पास्ट के भी पास्ट में होता है, पास्ट के भी पास्ट में जो बात हो रही होती है वो किस में आ जाती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। द टेंसेस एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज बीन कंप्लीटेड अ लॉन्ग टाइम एगो इन द पास्ट। मतलब जैसे मैंने आपको लाइन बताया ना कि ये पास्ट है, तो पास्ट के पास्ट में भी जो बातें होती हैं वो किस में अंदर आती हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आती हैं। ठीक है, और इसमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम रहता है कि मतलब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, हमेशा हैड ही लगेगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैड लेफ्ट फॉर यूएसए, वो लेफ्ट यूएसए के लिए जा चुका था। तो यहाँ पे जो सेंस आएगा वो चुका था, वहाँ पिछले वाले में चुका है था, मतलब था तो वो रिसेंटली पास्ट में मतलब क्या कंप्लीट हुआ था, और ये बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था, पास्ट के पास्ट में बात हो रही होती है। तो यहाँ पे बोला ही हैड लेफ्ट फॉर द यूएसए, वो बहुत मतलब जा चुका था, ये बोला जाता है यूएसए के लिए जा चुका था। ही हैड नॉट लेफ्ट फॉर द यूएसए, वो यूएसए के लिए नहीं जा चुका था। तो इस तरह से आता है सब्जेक्ट प्लस, अगर हमें लगानी है इंट्रोगेटिव फॉर्म इस तरह से लगाई जाती है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म, हैड प्लस ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन ऑन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी आई टोल्ड यू ऑन पार्ट ऑफ स्पीच वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ पे देखो हैड आया वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बीच में नॉट आया, इस चीज को विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, हैड ही हैड नॉट लेफ्ट फॉर द ईयर, क्या वो नहीं गया अभी तक, ये पूछना चाह रहे हैं। जो पास्ट के पास्ट में भी चीजें यूज होती हैं वो किस में आ जाती हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। तो कब यूज करते हैं, इसका यूज कब होगा, हमें यूज भी पता होना चाहिए। When the two actions occur in the past, जब दो एक्शन पास्ट में होते हैं तो one another after, एक के बाद एक पास्ट में होते हैं, then the first action is past perfect tense and the second in simple past tense। मतलब कहने का मतलब है कि दो एक्शन हुए, ठीक है, तो जो पहला एक्शन हुआ होगा वो हमेशा किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा एक्शन आएगा वो किसमें आएगा? सिंपल पास्ट में। अब कहने का मतलब देखो यहाँ पे, ये तो आपने थ्योरी लैंग्वेज पढ़ ली, यहाँ पे अपना सेंस लड़ाओ, सेंस लड़ाओ कि पहले कोई काम कौन सा हुआ है। अब वो कैसे आएगा? जब आप लोग क्या करोगे, उसको अच्छे से समझोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझाने की कोशिश आपको मैं करता हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ये बुक किस लैंग्वेज थी, अब देखते हैं। ये देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो पेशेंट मर चुका था, पेशेंट देखो डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर तो आ रहा था, ये उसके पहले ये जो पेशेंट था वो मर गया था। तो पहले कौन मरा? डॉक्टर के आने से पहले, मतलब अब खुद देखो सेंस क्या बोल रहा था, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो पहले कौन मरा? पेशेंट मरा, उसके बाद डॉक्टर आया। तो जो पेशेंट वाला एक्शन था ना, पेशेंट मर चुका था, तो वो पहला एक्शन बन जाएगा आपका। मतलब ये पास्ट के पार है, मतलब डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो पेशेंट पहले मर गया, डॉक्टर क्या रहा बाद में आ रहा। तो दैट मीन्स
पेशेंट, हम पेशेंट वाले एक्शन को किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, क्योंकि वो पास्ट के पास्ट की बात है, मतलब डॉक्टर आया था उससे पहले वो मर गया था। तो पहले का एक्शन कौन हुआ, ये डॉक्टर आया पास्ट में, और इसके पहले कौन हुआ, पेशेंट आया, पेशेंट मर चुका था, तो यहाँ पे ये पास्ट वाला एक्शन हो गया। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पे देख पा रहे होंगे वर्ब की टू फॉर्म है, मतलब दैट इज सिंपल पास्ट, ये क्या है, सिंपल पास्ट, और ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है, सॉरी पास्ट परफेक्ट है। तो होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। दोबारा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देते हैं। ही केम आफ्टर शी हैड गॉन, है ना, वो आया उसके जाने के बाद, तो पहले वो जा चुकी थी, मतलब वो जा चुकी थी उसके बाद ही आया। ही केम आफ्टर शी हैड गॉन, वो जा चुकी थी उसके बाद ही आया। तो यहाँ पे पहले कौन एक्शन हुआ, सी हैड गॉन, तो यहाँ पे जाएगा सी हैड गॉन के साथ हमने हैड लगा दिया, शी हैड गॉन दैट इज पास्ट परफेक्ट, और वो बाद में आया तो ये सिंपल पास्ट दैट इज वर्ब की टू फॉर्म। तो होप आपको समझ आ गया होगा। और या तो फिर हम कह सकते हैं कि पास्ट में अभी कोई क्या हो, अनफुलफिल्ड विश हो, देखो ना, अनफुलफिल्ड विश हो, उसको भी हम लिख सकते हैं आई हैड होप दैट ही वुड पास, मैं आशा करता था कि वो पास हो जाएगा। ये देखो, ये वाले जो सेंटेंसेस है ना, इनको हम अच्छी तरीके से सीखेंगे कंडीशनल में, कंडीशनल सेंटेंस में, जहाँ पे हम कंडीशंस लगाएंगे वहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। बाकी अभी तक बस आप देखो, जो भी अनफुलफिल्ड विश होती हैं, किसकी, पास्ट में जो अनफुल्ड विश है ना, जैसे मैं आशा करता था कि मैं कोई बड़ा सा डॉक्टर बन जाऊं, तो मेरी पास्ट विशेष थी, तो मेरी पास्ट की विशेष थी, अब मेरी विशेष कुछ और है। तो जब मेरी पास्ट की विशेष कुछ और है तो मैं उसको क्या लिखूंगा, पास्ट में बोलूंगा, क्योंकि सपोज ये आपका पास्ट है, तो आपकी विशेष कहाँ क्रिएट होंगी, यहाँ क्रिएट होंगे पास्ट परफेक्ट में, तो वहाँ पे यही किस में लोगे आप, पास्ट परफेक्ट में लोगे, जो आपके अनफुलफिल्ड विशेष होंगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैड होप दैट ही वुड पास, मैं आशा कर चुका था कि वो कभी पास होगा। शी हैड एक्सपेक्टेड हिज अराइवल बट ही डिड नॉट कम, उसने उसकी उम्मीद कर दी थी, उसने देखो उम्मीद कहाँ की, यहाँ पे देखो ये वो नहीं आया, और उसने उम्मीद कहाँ की थी, यहाँ की थी, तो ये प्रेजेंट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, और यहाँ पे वो नहीं आया, तो बाद में पता चला, अब यहाँ पे प्रेजेंट में यहाँ पे है ना, उसने उम्मीद कर चुकी थी कि वो आएगा लेकिन वो नहीं आया था, तो यहाँ पे वो है, और यहाँ की बात वो कर रही है कि उसने उम्मीद कर चुकी थी। तो चलो, इसी तरह होप सो आपका सेंस थोड़ा बहुत मैंने क्रिएट कर दिया होगा, और अभी नहीं हुआ है क्रिएट तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, अभी हम प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं। आइए, होप सो आपको दिख रहा हो, नहीं तो मैं इसको ओके, तो होप सो आपको अब दिख रहा होगा, मैंने जूम कर दिया है इसे, और थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया है। ठीक है, तो द डॉक्टर हैड एडवाइज द पेशेंट टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने किसको, पेशेंट को एडवाइस दे चुका था कि उसको क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, मतलब पास्ट के पास्ट की बात हो रही है ना, तो क्या होता है आएगा, तो हम जानते हैं जब पास्ट के पास्ट की बात होती है, दो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हैड के बाद एडवाइस की फॉर्म सही है, क्योंकि एडवाइस की फॉर्म है, तो क्या सही है। तो इसको सीखने से पहले मुझे एक और चीज़ बतानी पड़ेगी, देखो, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके साथ ट्रिक खेले आती है। तो ADVICE जब एडवाइस होता है तो ये नाउन होता है, जब CE आता है, ठीक है ना, नाउन, और ADVISE दिस इज वर्ब। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, एडवाइस हो गया और ये हो गया। उसी तरह कहता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या होता है, नाउन होता है, और एक दूसरा प्रैक्टिस होता है SE, वो क्या होता है, वर्ब होता है। उसी तरह होता है डिवाइस, डिवाइस मतलब होता है नाउन, और एक डिवाइस का मतलब होता है क्या, वर्ब। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वर्ब क्या होती है, कोई एक्शंस होता है, और ये क्या होते हैं आपके, नाउन मतलब संज्ञा, जो क्या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाने में काम आती है। तो एडवाइस मतलब एक्शन, मतलब कोई ना कोई क्या हो रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मूव हो रहा है, समथिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एडवाइस मतलब होता है सलाह, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना, क्योंकि कोई ना कोई काम होना चाहिए। यहाँ प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, मतलब अभ्यास, और यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, अभ्यास करना, और यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब अभ्यास। डिवाइस मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़, डिवाइस मतलब कोई हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे कोई चीज़ बोल देता है, ठीक है ना, चीज़। और यहाँ पे इस डिवाइस का मतलब होता है कोई न्यू चीज़ इन्वेंट करना, मतलब बताना या खोजना।
ठीक है, खोजने टाइप में यूज होता है DEVSI, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बोला हैड एडवाइस, तो यहाँ पे देखो CE है, दैट मीन्स ये नाउन है और नाउन की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, जबकि हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या सही है? नहीं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एडवाइज्ड आना चाहिए, एडवाइज्ड, ठीक है ना, SED आना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे देखो प्रैक्टिस या प्रैक्टिस हमसे पूछा है और यहाँ पे हैड मेड द स्टूडेंट परफेक्ट, क्या बनाता है स्टूडेंट को परफेक्ट? प्रैक्टिस बनाता है। मैंने आपको बताया था नाउन और प्रोनाउन ही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो क्या प्रैक्टिस आएगा या प्रैक्टिस आएगा? तो यहाँ पे प्रैक्टिस आएगा, CE वाला यूज होगा क्योंकि ये नाउन होता है और नाउन ही हमारा सब्जेक्ट बनाता है, तो ये वाला जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। The China has devised a new plan to kill the innocent man. उन्होंने क्या किया है? एक नया प्लान खोजा है ताकि वो जो बेगुनाह लोग हैं उनको मार सके चाइना। तो यहाँ पे लिखा है द चाइना हैज डिवाइड, हैड क्या है? हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्या है? डिवाइस। तो मैंने क्या खोजा, तो उन्होंने एक नया प्लान, क्या सेंस क्या है कि उन्होंने एक नया प्लान क्या है? खोजा है, जिससे वो मासूम लोगों को मार सके। तो एक नया प्लान खोजा है मतलब, तो खोजने के लिए कहता है डिवाइस ही आता है, मैंने आपको बताया था ना, SE आएगा। तो यहाँ पे अगर CE होता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे SE है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा सा जो हमने चीज़ें पढ़ी उन चीज़ों में बोलते हैं कि हमने कहा कि हमें क्या होता है कि हमें पढ़ना पड़ता है और तब देख के चेक करना पड़ता है कौन सा एक्शंस पहले हुआ है, उसी पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? चाइना हैड सॉरी हम जो कर चुके हैं, वी लेफ्ट द चैट रूम आफ्टर वी लिसन टू द लेक्चर। हमने अपना चैट रूम छोड़ दिया था आफ्टर वी लिसनड टू द लेक्चर, लेक्चर को सुनने के बाद हमने क्या छोड़ा? चैट रूम छोड़ा। यही तो बोल रहे हैं कि तो पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने चैट रूम छोड़ा या पहले उन्होंने लेक्चर को सुना? तो उन्होंने क्या भाई, वी लेफ्ट द चैट रूम आफ्टर वी लिसन टू दी लेक्चर, लिसन को मतलब लेक्चर को सुनने के बाद हमने इस चैट रूम को छोड़ा। तो पहले एक्शन क्या हुआ? पहले उन्होंने सुना, तो सुना तो मतलब जो एक्शन पास्ट के पास में जा रहा है वो क्या हो जाता है? किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो ये आएगा वी हैड लिसन्ड टू दी लेक्चर आफ्टर, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? देन वी मतलब वी लेफ्ट द चैट रूम, मतलब हमने सुना पहले, उसके बाद हम चैट रूम को छोड़ के गए। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हैड की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे थी? यहाँ पे वी हैड होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, बाय द टाइम इंजीनियर हैड रेक्टिफाइड द सर्वर मैनी स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लासेस। जब तक कि जो इंजीनियर था वो सर्वर को ठीक कर पाता, उससे पहले ही बच्चे क्या करते हैं? जा चुके थे। ये कहना चाहता है वो बच्चे जा चुके थे सर्वर ठीक होने से पहले। तो यहाँ पे मतलब पहले कौन गया? पहले क्या चीज ठीक हुई? सर्वर ठीक हुआ या पहले बच्चे जा चुके थे? मतलब ये कहना था कि जब तक सिस्टम मतलब वो क्या कर रहा है, सर्वर को रेक्टिफाइड कर पा रहा था, मतलब कर रहा था उसने, उससे पहले ही बच्चे जा चुके थे, मतलब बच्चे पहले ही चले गए। तो मैनी स्टूडेंट हैड लेफ्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जब हमने देखा कि पास्ट एक होता है पास्ट और एक होता है पास्ट परफेक्ट, तो जो पहले काम होता है पास्ट परफेक्ट में आता है, दूसरा सिंपल पास्ट में आता है। तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा, सीधे आएगा बाय द टाइम इंजीनियर रेक्टिफाइड द सर्वर मैनी स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लासेस। उसके ठीक करने से पहले ही लड़के जा चुके थे। होप सो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं करना है ना, अपना सेंस लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड आपका, ही डिड नॉट शूट द थीफ अंटिल ही रिसीव्ड द ऑर्डर। उसने उसको तब तक शूट नहीं किया जब तक उसे ऑर्डर नहीं मिले थे। तो क्या आएगा? पहले उसे क्या चाहिए? पहले उसने क्या किया? उसने उसको मारा या फिर उसने उसको पहले ऑर्डर कर रिसीव किया? ही उसने उसको शूट तब तक नहीं किया था जब तक उसको ऑर्डर नहीं मिलते थे। तो यहाँ पे क्या है? ही डिड नॉट शूट द थीफ अंटिल ही हैड रिसीव्ड। उसने पहले जब तक उसको ऑर्डर नहीं मिले थे तब तक उसने नहीं मारा था। तो यहाँ पाएगा ही डिड नॉट शूट द थीफ अंटिल ही हैड रिसीव्ड द ऑर्डर। जब तक उसे ऑर्डर नहीं मिल चुका था तब तक उसने उसको शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे आएगा ही हैड रिसीव्ड। होप सो आपको मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब कुछ फ्यूचर टेंसेस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करें। तो मैंने इसको जूम कर दिया ताकि आप देख पाओ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवाएगा जब हम फ्यूचर में कह रहे हो कि हम कंप्लीशन ऑफ फ्यूचर में बता रहे हैं कि जाके काम खत्म हो जाएगा। तो ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया। अब हम फ्यूचर में जाके बोल रहे हैं कि ये काम क्या हो जाएगा? फ्यूचर में जाके खत्म हो जाएगा, है ना। जो परफेक्ट बोलो कि जाके खत्म हो जाएगा, मतलब मैं अगर आप पूछूं कि प्रोजेक्ट कब तक सबमिट करोगे आप, तो बोलो सर कल तक पक्का सबमिट कर दूंगा आपका, मतलब तो आप श्योरिटी दे रहे हो कि मैं कल तक ये काम कर चुका हूँगा, है ना। तो यहाँ पे कर चुका हूँगा होगा ना, जहाँ पे चुका होगा होगा, मैं कल तक ये सबमिट करा चुका हूँगा बोलते हो आप। तो वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट की
परफेक्ट टेंस यूज करते हो। मतलब आप कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट मतलब कंप्लीशन ऑफ वर्क तो बता रहे हो, कंप्लीशन ऑफ वर्क तो बता रहे हो, लेकिन कहाँ, फ्यूचर में। क्या हम फ्यूचर में काम कर चुके होंगे तो वो फ्यूचर ऑफ परफेक्ट टेंसेज में आते हैं। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। The tenses express those actions that will certainly be finished at the point of in future, मतलब फ्यूचर के किसी ने उसमें खत्म हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो काम आपके फ्यूचर में खत्म होगा, जैसे अगर मैं पूछूंगा कि भाई आप एनडीए का पेपर कब दोगे, तो आप बोलोगे कि जनवरी तक तो एग्जाम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में श्योरिटी देर मतलब बता रहे हो कि काम हो चुका होगा, तो वो काम क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। तो कुछ इसके क्या होते हैं, देखो इसमें क्या होता है, विल हैव लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि अब शैल हैव नहीं लगता है। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में हम विल हैव ही देखने के लिए मिलेगा आपको, और शैल वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन मॉडल में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो जब मॉडल पढ़ेंगे तब आपको शैल भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की तरफ क्या ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैटर नहीं करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल या सिंगुलर है। तो आइए देख लेते हैं कुछ फॉर्मेट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और आज का लेसन खत्म करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी विल हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे, मतलब मंडे तक, बाय से मुझे पता चला कि वो मंडे तक क्या कर चुकी होगी, मतलब आने वाले मंडे तक वो अपना प्रोजेक्ट क्या सबमिट करा चुकी होगी। बाय मंडे मतलब मंडे तक वो क्या करेगी, बाय मंडे तक मतलब वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि वो फ्यूचर में जाके सबमिट करा रही है, मतलब फ्यूचर में जाके कंप्लीट काम हो रहा है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी बता चुका हूँ, हेल्पिंग जब तीन वर्ड से मिलकर बनी होती है तो हमेशा फर्स्ट के बाद ही नॉट लगता है। तो विल नॉट हैव बीन मतलब शी विल नॉट हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे, वो मंडे तक अपना प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करा चुकी थी, मतलब चुकी होगी, नहीं करा चुकी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। विल नॉट हैव प्लस वर्ब इंट्रोगेटिव में इसको आप विल शैल लग सकते हैं, तो आप को इंट्रोगेटिव वगैरह बना सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट मैं यहाँ पे आपको तो जल्दी करा देता हूँ। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आप ऑलरेडी बता चुका। तो विल नॉट शी हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे, क्या वो अपना प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं करा पाएगी मंडे तक, तो यहाँ पे इस तरह का सेंस आएगा, ठीक है ना। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो नोट है, इन फ्यूचर टेंस व्हेन द एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन नियर फ्यूचर टिल बाय आर यूज्ड बिफोर द एडवर्ब ऑफ फ्यूचर। तो जब हमें पता रहता है कि क्या कहना चाहता है, व्हेन द एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन नियर फ्यूचर, मतलब नियर फ्यूचर में आता है, तो हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्यूचर की जगह बाय टुमारो, टिल नेक्स्ट वीक, बाय मंडे, इस तरह के वर्ड का यूज करते हैं, जो ऑलरेडी हमने पीछे किया है कि बाय मंडे तक वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा देगी। तो हम जो भी नियर फ्यूचर में जो एक्शन कंप्लीट होने के लिए रहता है, तो उसमें हम बाय टुमारो, नेक्स्ट वीक, बाय मंडे, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। टू शो एन एक्शन इन विच व्हेन बिफोर इज फॉलोड बाय अ प्रेजेंट टेंस, वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बिफोर शी कम्स। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है, तो देखो मैं इस टास्क को कंप्लीट कर चुका हूँगा जिससे उसके आने से पहले। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, याद रखना सिंपल प्रेजेंट। और यहाँ पे ये क्या है, ये क्या आपका, ये है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ आपका सिंपल पास्ट का यूज है। उसका ये कहने का मतलब है कि मैं काम को कंप्लीट कर चुका हूँगा उसके आने से पहले, मतलब काम पहले क्या हो रहा है, मतलब उसके आने से पहले मैं काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो यहाँ पे अभी उसने काम कंप्लीट नहीं किया, वो कह रहा है कि जब तक वो आएगी तब तक मैं काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो यहाँ पे भी वो फ्यूचर की बात कह रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस बात को याद रखना। और यहाँ पे उसके आने से पहले, तो कौन सा टेंस लगेगा, उसके आने से पहले। तो पहले मतलब यहाँ पे चल रहा है ना, पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि वो फ्यूचर में है ना, वो अभी प्रेजेंट में, और वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं कर दूंगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। पास्ट की बात तो नहीं करेगा ना, विसी केम तो नहीं होगा, वो आई थी और वो काम कर चुका था, तो ये तो नहीं बोलेगा ना, उसके आने से पहले मैं काम कर चुका हूँगा, वो ये कहना चाहता है। फ्यूचर की बात करें तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ चीज़ क्वेरी होती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को समझा पाऊँ। ही विल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। बेल स्कूल, वो स्कूल पहुँच चुका होगा
बेल बजने से पहले। तो बेल के बजने से पहले वो काम कर चुका था ना, कर चुका होगा मतलब, तो ये फ्यूचर ऑफ टाइम की बता था कि वो कर चुका होगा पहले, मतलब वो स्कूल पहुंच चुका होगा बेल बजने से, बेल बजते टाइम तक। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि फ्यूचर की बात बता रहा है, तो ये पीछे क्या आएगा आपका सिंपल पास्ट आएगा, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट नहीं सिंपल प्रेजेंट आएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा ये फ्यूचर परफेक्ट। तो आप याद रखना एक फ्यूचर परफेक्ट के साथ अगर फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है तो आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। ओके, अब चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। The aspirants will have completed the project by 10 PM tomorrow। कल 10 बजे तक क्या कर चुके होंगे आपके, बाय से हमें पता चला बाय 10 PM टुमारो द एस्पिरेंट्स विल हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। तो सही है बिल्कुल, 10 जो एस्पिरेंट होंगे वो क्या कर चुके होंगे, अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे 10 बजे से 10 बजे तक अपना पूरा का प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बिल्कुल सही है। तो ऑलरेडी बताता हूँ जो फ्यूचर में जो काम कंप्लीट होते हैं इसे बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी के बारे में बताता है, ठीक है, कि तब तक काम कंप्लीट हो चुका होगा। ऑलरेडी मेंशन आपको कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये एक डेडलाइन है कि मतलब 10 बजे तक वो अपना काम 10 बजे टुमारो तक वो अपना काम कंप्लीट मतलब प्रोजेक्ट दे चुके होंगे। तो ये डेडलाइन भी है, 10 बजे की जो टुमारो डेडलाइन है ना, ये डेडलाइन बोल सकते हो आप समझने के लिए, ये डेडलाइन है वो कर चुके होंगे। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी के बारे में बताता है बाय। तो ये क्या होगा, सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या है, बाय दिस टाइम टुमारो आई द मूवी। तो देखो जब एट आता है, अगर ये एट था ना, एट दिस टाइम बोल रहा था जो हमने पढ़ा था, एट दिस टाइम आई द मूवी, वहां पे हमने लगाया था विल बी वॉचिंग। विल बी वॉचिंग क्यों लगाया था, क्योंकि एट जो है वो एक फिक्स्ड प्लान के बारे में बताता है हमें। और यहाँ पे कह रहा है कि बाय दिस टाइम मतलब 10 बजे तक मैं ये काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। ऑलरेडी मैं बता दूं एन एक्टिविटी के बाय जब लग जाता है तो बाय का मतलब है ये काम आप एक डेडलाइन दे रहा है आपको, है ना, एक डेडलाइन मतलब इस टुमारो तक मैं ये कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे विल बी आएगा या विल हैव वॉच्ड, यहाँ पे आ जाएगा विल हैव वॉच द मूवी, मैं कल मतलब कल तक ये मूवी देख चुका हूँगा। और यहाँ पे एड जब लग रहा था ना तो ये फिक्स टाइम होता है, स्पैन ऑफ छोटा सा टाइम होता है जहाँ पे बता रहा होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं देख रहा हूँगा। तो वहाँ पे देख रहा हूँगा का और बाय से मुझे ये पता चला कि यहाँ पे डेडलाइन दे रखी है, यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो विल हैव वॉच्ड लगेगा, ठीक है ना। बाय वाले के साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट लगा रहे हैं, और एट वाले के साथ हम क्या लगा रहे थे, यहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस लगा रहे थे। तो आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे हमको डेडलाइन मिली है कि मैं कल तक ये काम कर चुका हूँगा, और यहाँ पे जो एट वाले में था वहाँ पे एक सेंस क्या था कि मैं कल ये काम कर रहा हूँगा। तो रहा हूँगा और कर चुका हूँगा दो अलग अलग सेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, बाय जुलाई पढ़ रहा हूँ, आई एम सॉरी। बाय जुलाई नेक्स्ट ईयर वी शैल सेटल इन दिल्ली, हम दिल्ली में सेटल होंगे। ये दिल्ली में सेटल होंगे मतलब आप बता रहे हो कि अगले साल हम दिल्ली में सेटल होंगे। ये कहना चाहता हूँ या ये कहना चाहता हूँ कि जुलाई तक, बाय द जुलाई मतलब डेडलाइन मिली, बाय जुलाई तक हम क्या हो चुके होंगे, सेटल हो चुके होंगे। वी हैव अ डेडलाइन हियर बाय जुलाई नेक्स्ट ईयर। हम क्या कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट जुलाई तक हम क्या हो चुके होंगे, सेटल्ड हो चुके होंगे। तो यहाँ पे शेल कैसा गया, तो हैव आना चाहिए यहाँ पे ना, वी विल शैल, आप शेल भी लगा दीजिए, वी शैल हैव सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, सेटल्ड इन दिल्ली, वी शैल हैव सेटल्ड इन दिल्ली। तो यहाँ पे शैल सेटल की जगह क्या चाहिए, शैल हैव सेटल्ड। बाय जून 2020 मतलब 2021 मतलब 2021 तक वी विल ज्वाइनिंग IMA फॉर ट्रेनिंग, हम कर रहे होंगे 2021 तक। तो यहाँ पर शॉर्ट ही नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि 2021 तक हम इतनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे कि हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग ले रहे होंगे बोलेंगे, ले रहे होंगे मतलब ले चुके होंगे, मतलब ये क्या कहते हैं कि बाय द 2021 वी विल ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइन कर चुके होंगे, है ना, ट्रेनिंग के लिए हम IMA को क्या कर चुके होंगे, ज्वाइन कर चुके होंगे 21 तक। तो यहाँ पे वी हैव द डेडलाइन फॉर द 2021 और हम कह रहे थे कि जून 2021 तक हम IMA को ज्वाइन कर चुके होंगे ट्रेनिंग के लिए। तो ये ज्वाइन करेंगे ट्रेनिंग के लिए या ज्वाइन कर चुके होंगे, हम ज्वाइन कर चुके होंगे 21 तक, है ना। यहाँ पे डेडलाइन रहती है क्योंकि 21 में आपको पता है मेरिट आती है और आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बाय द डेडलाइन पता चली तो वी विल हैव ज्वाइंड द IMA फॉर ट्रेनिंग, तो ये विल हैव ज्वाइंड आएगा, ठीक है ना। द स्टूडेंट विल गो बिफोर द टीचर अराइव्स, तो ये कहना चाहते हैं कि बच्चे जा चुके थे टीचर के आने से पहले, या बच्चे जा रहे होंगे तो टीचर रोक लेगा उन्हें, जा रहे होंगे जाएंगे, टीचर जाए मतलब बच्चे जाएंगे टीचर के आने से पहले। देखो कहने का मतलब है बच्चे जा चुके होंगे, बच्चे जा चुके होंगे टीचर के आने से पहले। टीचर के आने से पहले क्या होंगे, बच्चे जा चुके होंगे, ये बोलना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या जाएगा, जा चुके होंगे, तो होंगे चुके होंगे मतलब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव गॉन आ जाएगा, विल हैव गॉन बिफोर द टीचर अराइव। टीचर यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव गॉन, बच्चे जा चुके होंगे टीचर के आने से पहले। नेक्स्ट देखते हैं, द थीव्स विल हैव रन अवे बिफोर द ऑनर होम, तो यहाँ पे क्या मतलब जो भाग चुका था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग चुका था, जो चोर था वो भाग चुका था ओनर के आने से पहले। तो ओनर के आने से पहले मैंने ऑलरेडी बताया, जब यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट है तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, तो यहाँ पे आएगा ओनर रीचेस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या सिंगुलर है इसलिए रीचेस लगाए, अदरवाइज रीच लगा देते हैं। तो क्या कहता है, बिफोर द ओनर रीचेस होम, ओनर के आने से पहले वो क्या हो चुका था, चोर भाग चुका था। तो होप सो आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है गाइस, ओके। और इस वीडियो में कमेंट और लाइक जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे, अदरवाइज मोटिवेशन के बिना कोई भी काम नहीं चलता है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप जस्ट फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। मैं उसमें जो भी पॉसिबल होगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, और एज सुन एज पॉसिबल मैं उस क्वेरी में काम भी करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जो लास्ट बचे हैं वो कंप्लीट करके फिर हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे 10 से। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।